अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। धड़कनों के संग संग रक्स के किस्त नंबर 15 और पहला हिस्सा। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में भी हम लोग अब शॉर्ट्स का सिलसिला भी स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोग शॉर्ट्स जो है वो देखना मत भूलिएगा। चैनल पर जाइए, वहाँ पे आपको इन शॉर्ट्स के हवाले से एक ऑप्शन नज़र आएगी, वहाँ पे क्लिक करें और हमारे शॉर्ट्स जो हैं वो एन्जॉय करें। मज़े-मज़े के शॉर्ट्स हैं और इस पे मैं अभी थोड़ा बहुत काम सीख रही हूँ, तो आई होप सो आप लोगों को पसंद आएँगे और अगर आप लोगों की कोई इसके हवाले से भी राय हो, कोई म्यूज़िक वगैरह का हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नावल, धड़कनों के संग-संग। दूसरे दिन कंपनी में कोई भी ऑफ़िस में आकर उसे सलाम तक नहीं करने आया था। वो काफ़ी देर तक यूँ ही बैठी रही। लंच टाइम में वो जब कंपनी के कैफ़ेटेरिया में आई तो कोई भी नहीं था। 20 मिनट गुज़र गए, लेकिन कोई मुलाज़िम उसे खाना सर्व करने नहीं आया। उसकी सेक्रेटरी कैफ़े के इंचार्ज के पास गई ताकि मालूम कर सके। कुछ ही देर में वो मुँह लटकाए वापस आई। आपने जिन डिशेज़ का ऑर्डर दिया था, वो जाफ़र साहब ने अपने पास मँगवा ली हैं। वो करीबी प्राइवेट केबिन में है। आफ़रीन ने ये सुनकर अचंभे से आंखें छोटी करके उसे देखा। क्या मतलब है? कैफेटेरिया के मुलाजिम इनके हाथ में हैं जी, सेक्रेटरी ने खुफकी से कहा। बस ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मेरे लिए बाहर बाहर से ऑर्डर करें। आफ़रीन ने एक ठंडी सांस भरकर उसे कहा और केबिन से बाहर निकली। साइड के केबिन के दरवाजे पर आबिश खड़ी उसे तंज़िया अंदाज में होंठ सिकोड़कर मुस्कुराकर देख रही थी। उसे उसे देखकर अब्रू उचकाए और होंठ गोल किए। ओहो! चेयरवुमन यस्तानी साहिबा, ये पोज़ीशन कोई मज़ाक नहीं है। तुम इधर खाने के लिए आ तो गई हो, लेकिन लगता है किसी ने घास नहीं डाली। तब चेयरवुमन साहिबा बाहर से खाना ऑर्डर करेंगी? हाँ। वो तंज़िया हँसने लगी। आफ़रीन ने आँखों से तारिक को एक मायने ख़ेज़ हुक्म दिया, जिस पर बिना कोई लफ्ज़ बोले तारिक ने आबिश को रख कर एक थप्पड़ दे मारा। थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि आबिश के गाल से जैसे आग सी निकली थी। गाल लम्हे में सुर्ख होकर तपने लगा। वो गाल पर हाथ रखे दंग से उसे देख कर रह गई। तकलीफ से आंखों में पानी आ गया। अफरीन, तुम पागल हो क्या? लानती लड़की, तुम्हें आविश के दिमाग में आतिशफ़िशां फटा था। वो गैस से लरसने लगी। लेकिन हुआ ये कि उसके चीखने पर तारक ने रख कर दूसरे गाल पर भी जोरदार चांटा रसीद कर दिया। अब तो जैसे जैसे आबिश आग के गोले पर जा बैठी थी। इसका पूरा जिस्म दर्द और गुस्से की आग से जलने लगा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही आफरीन है, जिसके साथ उसने कई बार बुरा किया। वो बस घूर कर रह गई, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि तारिक जैसी बॉडीगार्ड के आगे आफरीन का बाल भी बेका कर सके। अपनी बेबसी पर तैश खाकर रह गई। मैं तुम्हारे बाप को भी उससे ज्यादा मार लगा सकती हूँ। अगर आइंदा तुमने सोच समझकर अल्फाज से बात ना की तो मैं तुमको तब तक मारती रहूंगी जब तक तुम अच्छी तरह सबक न सिखा दो। इसीलिए बी केयरफुल डियर। दांत पर दांत जमाकर तलखी से वार्न करती, वो इसे अपने सामने से धकेलती आगे बढ़ गई। पीछे आबिश अपने जलते हुए सुर्ख गालों पर हाथ रखे उसे नफरत से घूरे गई। आफरीन यस्तानी, इंतजार करो, सिर्फ इंतजार करो। देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। एक दिन आएगा जब मैं तुम्हें अपने हाथों से कत्ल कर दूंगी। दोपहर के 3 बजे मीटिंग हॉल में मीटिंग जारी थी। जनरल मैनेजर सरबराही कुर्सी पर बैठा था। उसके साथ ऐसे कंपनी की सीनियर मैनेजमेंट थी। क्या इस तरह बिना चेयरवुमन आफरीन यस्तानी की मीटिंग शुरू करना सही है? डिप्टी मैनेजर वासिफ अकराम काफी कंफ्यूज था। उसे आफरीन यस्तानी को इन्फॉर्म किए बिना यूं मीटिंग शुरू करने वाला अमल अच्छा नहीं लगा था। वो कौन होती है ऐसा सोचने वाली? वो सिर्फ एक ना तजुर्बाकार और पागल लड़की है बस। आप मीटिंग शुरू करें। जनरल मैनेजर ने नखों से दांत सकोड़कर डिप्टी मैनेजर की शिकायत हवा में उड़ा दी और जाफर की तरफ तवज्जो की। क्या प्रॉपर्टी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए डेकोरेशन कंपनी को हतमी शक्ल दे दी गई है? अभी तक नहीं। इन कंपनीज की ऑफर की गई कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक कंस्ट्रक्शन टीम से पूछकर हम ये खुद हैंडल करें। मैंने अभी हाल ही में कुछ नए डिज़ाइंस बनाए हैं। आप सब एक नज़र इसको देखकर फैसला कर सकते हैं कि मेरी राय काबिल अमल है। आबिश जो गालों की सुर्खी और सूजन छुपाने को मास्क से आधा चेहरा छुपाए हुए थी, दर्द को बर्दाश्त करते तफसील से अपनी राय दी। जाफर के साथ बाकी सब मेंबरान ने तौसीफी नजरों से आबिश को देखा, जिस पर आबिश की गर्दन ऊंची हो गई। उसने डिजाइन्स का मोटा सा पलंदा उठाकर मैनेजर के आगे रखा।
ये देखकर सब एक दूसरे की तारीफ करने लगे। ये डिजाइन बहुत क्रिएटिव है। जबरदस्त। बहुत आला काम है। क्या ये आपने खुद बनाए हैं? यू आर अमेजिंग। जनरल ने तारीफी कलमात कहकर साथ ही सर धना। ये पहले वाले डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के कमरों के डिजाइन से बहुत हद तक बेहतरीन है। आबिश यस्तानी ने काफी लापरवाही से कहा, जैसे ये डिजाइन बनाना इसके लिए कोई बड़ी बात ना हो। कोटेशन शीट भी वहीं पर है। मैंने इसका हिसाब लगाया है और ये 10 मिलियन से ज्यादा सस्ता है। अगर हम किसी डेकोरेशन कंपनी की खिदमत हासिल करें। मिस आबिश, you have done a great job. These designs must have taken a lot of effort. जनरल मैनेजर ने तौसीफी कलमात कहे। मैं कई रातों से नहीं सोई। मुसलसल डिजाइन पर काम किया है, लेकिन कंपनी में मुझे अपना हिस्सा डालकर खुशी हुई, जैसे मेरी मेहनत वसूल हो गई हो। इससे पहले कि आबिश और भी भड़के मारती, मीटिंग रूम का दरवाजा धाड़ से खोलकर आफरीन और उसके पीछे तारक और कुछ लोग अंदर आए। क्या सभी लोग मीटिंग में मौजूद हैं? किसी ने मुझे इतने बड़े इवेंट के लिए हेड्स अप नहीं कहा। आफरीन ने डिप्टी जनरल को देखा, जिस पर वो खामोशी से बैठा हकारत से उसे देखकर मुस्कुराता रहा। चेयरवुमन यस्तानी साहिबा, आप इसे समझने के लिए काफी छोटी हैं। अगर मैं आपको बताता तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको समझ में नहीं आनी, लिहाजा मैंने आपको कॉल नहीं की। मीटिंग रूम में सन्नाटा छा गया। हर एक अपनी जगह पर दम बखूब बैठा, अब होने वाला ड्रामा देख रहा था कि बस अब आफरीन अपना गुस्सा खो देगी। लेकिन वो बजाय गुस्सा करने के एक धीमी सी मुस्कुराहट से जनरल मैनेजर को देखती रही। जनरल मैनेजर, मैं इस जगह पर अरसा से खड़ी हूँ। आप कब रास्ता बनाने जा रहे हैं? क्या आप अपनी इस कुर्सी पर ज्यादा अरसा बैठे रहने के बाद ये समझने से आरी हो गए हैं कि क्या इस कंपनी का इंचार्ज कौन है? वो खिलखिलाकर हंस पड़ी, लेकिन इसकी आंखों में चमक साफ दिख रही थी। जनरल मैनेजर, वाकई आप शर्मसार हो गया। आफरीन ने गर्दन मोड़कर तारक और दूसरे शख्स को देखा। ऐसा लग रहा है जैसे जनरल मैनेजर को कुछ याद नहीं। इसे अच्छी तरह याद दरवानी करवाने के लिए घसीट कर बाहर ले जाओ। इससे पहले कि जनरल मैनेजर एहतजाज करता, तारक ने उसे गर्दन के हिस्से वाले कॉलर से खींच कर घसीटा। जनरल मैनेजर के मुंह से बेइख्तियार चीख निकली, तुम छोड़ो यू बास्टर्ड। लेकिन तारक के कान बंद थे। उसे घसीटता मीटिंग रूम से ले गया। लेट्स कंटिन्यू द मीटिंग। आप लोग किस मौजू पर बात कर रहे थे? आफरीन यज़दानी ने दम साधे मेंबरान को सर्द नजरों से देखते और स्पार्ट लहजे में मुखातिब किया। अब वो चेयरवुमन थी, सख्त मिजाज चेयरवुमन। हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए डिजाइन्स पर बात कर रहे थे। आबिश यस्तानी कुछ डिजाइन्स लेकर आई हैं जो उन्होंने रात दिन की मेहनत से बनाए हैं। हम सब इन डिजाइन से काफी मुतमईन हैं। ये बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। डिप्टी मैनेजर ने खुश्क गला बमुश्किल तर्क करके कांपते दिल के साथ वो फाइल आफरीन यस्तानी के आगे मुअद्दब अंदाज में रखा। फाइल आफरीन के हाथों में आते देखकर आबिश ने चोर नजरों से अपने बाप को देखा। इसका दिल जैसे अथाह गहराई में डुबकियां लगाने लगा। अंदर से वो खौफ से टहल कर रह गई। उसे तवक्को नहीं थी कि आफरीन यूं अचानक से मीटिंग रूम में ज़ाहिर होगी और अपनी जगह पर बेख्तियार पहलू बदला उसने। उसे डर था आफरीन अपने डिज़ाइन्स पहचान ना ले। हालांकि ये कोई मसला नहीं था। अगर आफरीन ये दावा कर भी लेती, तब भी कोई इस पर इसके पिछले वाक़ये की वजह से यकीन न करता, क्योंकि इसका सबूत आबिश इसके कंप्यूटर से मिटा चुकी थी। आफरीन ने आराम से फाइल खोली और डिज़ाइन्स देखे। फिर तारक से सरगोशियाना कुछ अल्फाज कहे, जिस पर तारक ने मुअद्दबाना सर हिलाया था। सर हिलाते ही वो बाहर निकल गया, जिस पर आबिश ने सुख का सांस लिया। वो समझी मुसीबत टल गई है। तारक के जाते ही आफरीन यस्तानी ने बात जारी रखी। डिजाइन बहुत अच्छे हैं। लगता है ये आज सुबह 1 बजे प्रिंट किए गए हैं। आबिश यस्तानी, आप यकीनन इन डिजाइन बनाने के लिए काफी देर तक बैठी रही होंगी। हाँ, आबिश यस्तानी साहिबा ने कहा है कि वो कई रातों को सो भी नहीं सकी। वाकई काफी मेहनत की है। आबिश इंस्तानी बहुत मेहनती है। मीटिंग रूम में एक दो ने आबिश के हक में तारीफाना जुमले बोले, जिस पर आबिश का सर फख्र से तन गया। उसने जानबूझकर आज सुबह ही इन डिजाइन्स को दोबारा से 1 बजे के वक्त प्रिंट करवाया। चेयरवुमन आफरीन साहिबा, मेरे डिजाइन देखकर आपका क्या ख्याल है? उसने आफरीन को देखा। आफरीन खामोश रही, जबकि इसके होंठ तंजिया मायनी खेज मुस्कुराहट में ढले। डिजाइन तो बहुत अच्छे हैं। अजीब बात यह कि 1 महीना पहले मैंने अपना हूबहू ऐसा ही डिजाइन ड्राफ्ट खो दिया था। आफरीन ने अपने अल्फाज तोड़ मरोड़ कर उस तक पहुंचाए, जिसको वो ही समझी थी, और अपनी जगह पर दंग रह गई, जैसे सांप सूख गया हो।
लेकिन इसकी बात सुनकर बाकी मेंबरान भी दंग रह गए। आबिश जल्द ही संभल गई। ऐसे ज़ाहिर किया जैसे वो ये सुनकर हैरान हो। अपने मुंह पर हैरत से हाथ रख दिया। आपका ये मतलब तो नहीं कि मैंने आपको कॉपी किया है? यही ना? लगता है चेयरवुमन आबिश के टैलेंट से हसद कर रही हैं। एक मेंबर जो आबिश का चमचा था, भड़ास निकाली। हर एक जानता है कि आप बहनों में नहीं बनती, लेकिन यहाँ कंपनी में आप लोग दोनों के बीच मुकाबले की तुक नहीं बनती। एक लम्हे के लिए सभी आफरीन को नागवारी से देखने लगे। ये औरत चेयरवुमन की कुर्सी की बिल्कुल भी लायक नहीं थी। काफी छोटी उम्र थी इसकी, इन सब की नजरों में। मानती हूँ, आप में से कोई यकीन नहीं करेगा। आफरीन ने पुरसकून सांस हवा में खारिज करके उन्हें देखा। खुशकिस्मती से मैं इसको 20 दिन पहले ही पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवा चुकी हूँ। मैंने अपने असली डिजाइनर का डाटा पुलिस स्टेशन पर जमा करवा चुकी हूँ। इन लोगों ने केस रिकॉर्ड पर रखा हुआ है। सारी बात आईने की तरह शफाफ हो जाएगी जब वो चेक करेंगे। उसने इत्मीनान से कुर्सी से टेक लगाकर एक हाथ में थामी पेन को फाइल पर रखकर हाथ आपस में उलझाकर सबको मुतमईन नजरों से देखा। सब इसकी बात सुनकर शशोपंच में पड़ गए और बेख्तियार उलझी नजरों से आबिश को देखा। जाफर की गुस्से से पेशानी की रगें तन गई। आबिश ने बेख्तियार इनका हाथ टेबल के नीचे से थामा। इसका हाथ कपकपा रहा था और वो ठंडी पड़ चुकी थी। सबकी नजरों में शकूक देखकर वो बुरी तरह एक्टिंग करके रोने लगी। कपकपाते लहजे में बमुश्किल अल्फाज अदा होने लगे। मैं सिर्फ एक आम सी डिजाइनर हूँ मैम। आप क्यों मुझ पर ख्वाह में इल्जाम लगा रही हैं? मैंने डिजाइन काफी अरसा पहले मुकम्मल किए हुए हैं, ये वाले सिर्फ प्रिंट आज निकलवाए हैं। इसका मासूमाना अंदाज देखकर सबने तरहम से आबिश को देखा और आफरीन को मलामत से देखने लगे। वो समझे आफरीन अपनी बहन को ताज्जुब का निशाना बना रही है। आफरीन ने फाइल से एक डिजाइन ड्राफ्ट निकाला और पूछा, बकौल तुम्हारे कि मैं तुम पर इल्जाम लगा रही हूँ और फंसा रही हूँ, तो ठीक है। अब जबकि ये डिजाइन सिर्फ तुम्हारी तरफ से किया गया है, तो तुम घर की टाइप और रेनोवेशन का तो पता जरूर होगा कि इसके कितने फ्लोर्स हैं, कितने ब्लॉक्स हैं और ये कितना बड़ा है। उसके मुस्तहकम लहजे और मजबूत आवाज गूंजी तो आबिश के औसान खता हो गए, लेकिन काफी देर खामोश रहने के बाद अपनी इज्जत बचाने के लिए आखिरी कमजोर कोशिश करने के लिए तुक्का लगाया। इसके 7 फ्लोर्स हैं। इसका रुख शुमाल की तरफ है और वो जनूब की तरफ खड़े हैं। आवाज लड़खड़ा रही थी। इसकी बात खत्म होते ही कुछ तजुर्बाकार मेंबरान ने अचंभे से भवें उठाकर उसे देखा। ये वो क्या सुन रहे थे कि इसके बीच में तुम्हें इतना बड़ा कैबिनेट बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई? आफ़रीन ने एकदम फिर से पूछा, नज़रें उसके डिज़ाइन पर थीं। ज़्यादा ज़ख़ीरे के लिए, उसका लहज़ा लड़खड़ाया। इसकी वजह ये है कि दरमियान में एक बड़ा सतून है, जिसे गिराया नहीं जा सकता। इसलिए मैंने वहाँ कैबिनेट लगाने का इंतख़ाब किया। इसके अलावा ये 2 मंज़िला अपार्टमेंट है, जिसका रकबा 128.7 मुरब्बा मीटर है। ये मशरिक़ में मग़रिब की तरफ मुँह करके खड़ा है। आफ़रीन ने एक तवील हंकारा भरा और तफ़सील बताई। आबिश का चेहरा यूं था जैसे किसी ने हल्दी लगा दी हो। आफ़रीन ने तासुफ से आंखें मूंद लीं और एक गहरी सांस भरकर देखा। तुम्हारा दावा है कि तुमने इनको डिज़ाइन किया है, लेकिन तुम तो घर के डेटा के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। तुम प्रोजेक्ट की मैनेजर हो, फिर भी तुमको कमरे की किस्म के बारे में कुछ मालूम नहीं? क्या तुम अभी तक कंफ्यूज हो क्या कि इस प्रोजेक्ट में कितनी इमारतें बन रही हैं? उसका एक लफ्ज आबिश के साथ साथ बाकी सबको भी शर्मसार कर रहा था। आबिश तो अपना जुर्म आया होने पर शर्मसार थी। उसने इस में डिजाइन्स का मुशाहिदा ही नहीं किया कि भला कौन था जो इसके डिजाइन्स का इतनी बारीक बीनी से मुशाहिदा करके उसे लाजवाब करता। लेकिन बाकी सब आफरीन के मुतालिक अपनी गलत समझी पर शर्मसार थे। वो जिसे एक छोटी और आम सी लड़की समझ बैठे थे, वो इन सब से भी ज्यादा टैलेंटेड थी, बुर्दबार थी। इन सब के चेहरे आबिश की तरफ से मुड़ गए। वो सब काफी मायूस हुए थे। आबिश को वो क्या समझे थे और वो क्या निकली थी। ठीक इस वक्त तारिक अपने साथ कुछ पुलिस वालों को साथ लिए अंदर आया। इनमें से एक ने बढ़कर आबिश निसानी को हथकड़ी लगा दी। मोहतरमा, हमें एक रिपोर्ट मसूल हुई है कि आपने किसी और के काम को चोरी किया है। बराए करम हमारे साथ स्टेशन पे आएं ताकि तफ्तीश की जाए। नहीं, मैं नहीं चलूंगी, मैंने कुछ नहीं किया। आबिश की आंखें खौफ से फट गई थीं। वो खौफ से चीखने लगी। अपने हथकड़ी वाले हाथ झटक कर छुड़ाने लगी। चीखना बंद करो, चलो हमारे साथ। अब बात पुलिस स्टेशन पर क्लियर हो गई। किसने किसका काम चोरी किया है? दो पुलिस वालों ने उसे झिड़क कर चुप करवाया और उसे घसीट कर दरवाजे तक ले जाने लगे। देखो, मुझे फंसाया जा रहा है। यकीन करो,
मैंने कुछ नहीं किया, किसी का काम नहीं चुराया, छोड़ो मुझे, छोड़ो। लेकिन उसके एहतजाज और चीखों की परवाह ना करते हुए पुलिस वाले उसे धकेलते ले गए। जैसे ही इसकी चीखों की आवाज़ मद्धम हुई, आफरीन ने मैनेजर को देखने के साथ मीटिंग रूम के सब मेंबरान पर गहरी नज़र डाली, जिस पर शर्मसार होकर सबकी नज़रें झुक गईं। तो जनरल मैनेजर साहब, मैंने सुना है कि आप वो ही थे जिन्होंने आबिश यास्तानी को इस पोस्ट पर मुकर्रर किया। मुझे वाकई आपके फ़हम और कंपनी की क़यादत करने की सलाहियत पर शक हो रहा है। अगर चेयरवुमन को मेरी काबिलियत पर शक है तो बिला झिझक मुझे निकाल सकते हैं, जनरल ने बदतमीज़ी से कहा। वो सीधा इसकी आंखों में आंखें डाले घूर रहा था। उसे यकीन नहीं था कि आफरीन को इसे निकालने की हिम्मत होगी। अगर वो इसे निकालती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसे बख्श देता क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? जनरल मैनेजर ने कंपनी की कारकर्दगी में माशाल्लाह काफ़ी इज़ाफ़ा किया है। मैं आप पर यकीन रखती हूँ। आफरीन ने अचानक मुस्कुराकर अपनी टोन बदल दी। ये मीटिंग आपके हवाले कर दी गई है। बात खत्म होते ही वो मीटिंग रूम से पुरवकार चाल चलती निकल गई। जनरल मैनेजर की नज़रों ने नागवारी से इसका पीछा किया। ये कौन होती है ऐसा कहने और फैसला करने वाली? क्या वो इससे ज़्यादा तजुर्बेकार थी? आफरीन के जाते ही मीटिंग रूम में दरवाज़ा धाड़ से खोलती एक मोटी खातून गुस्से से फूं-फां करते आई और आते ही जनरल मैनेजर को रथ के थप्पड़ मारा। हरामज़ादे, नासूर कहीं के, तुम्हारी इतनी हिम्मत के बाहर मुआशके करते फिरो। आज तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। ये उसकी बीवी थी। अगर मैं तुमसे शादी ना करती तो क्या तुम ऐसे कंपनी में जगह बनाने के काबिल होते? बोलो, मक्कार आदमी। अब जबकि तुम कंपनी में जगह बना गए हो तो समझ रहे हो कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ और तुम्हारे लिए दिलचस्पी खो चुकी हूँ। मैं भी देखती हूँ कैसे तुम अपने मौशक़े जारी रखते हो। सारे मीटिंग रूम में जनरल मैनेजर की धुलाई पर खीखी होने लगी। असल में तारिक ने आफरीन के कहने पर जनरल मैनेजर के मुआशरे की एक वीडियो क्लिप इसकी बीवी को भेज दी थी, जिस पर इसकी बीवी, जो अमीर खानदान और असर रसूख वाली थी, जिसकी वजह से ही इसका शोहर आज ऐसे कंपनी का जनरल मैनेजर था, गुस्से में भरी ऑफिस आ गई थी। और जब पता चला कि मीटिंग चल रही है, तो वहीं बिना किसी का ख्याल किए उधर आ गई और अब इसकी सबके सामने दुर्गत बना रही थी। मीटिंग रूम में हंगामा आ रहा की खबर तेजी से पूरी कंपनी में फैल गई। मीटिंग रूम में जो कैमरों ने सारा वाकया रिकॉर्ड कर दिया था। आफरीन को इतला देते वक्त उसके सेक्रेटरी हंस-हंस कर दोहरी होने लगी। आपने ये नहीं देखा कि किस तरह जनरल मैनेजर को थप्पड़ मारने के बाद इसका चेहरा तकरीबन नोचा गया था। उसकी काफ़ी तज़लील की गई थी। यहाँ तक कि उसने भी जवाबन अपनी बीवी को सरेआम थप्पड़ मारा और अब डायरेक्टर साहब नाराज़ हैं। ये तो अभी शुरुआत है। आफरीन ने हँसते हुए शीश इब्राहिम को कॉल मिलाई। शीश भाई, क्या आप एंटरटेनमेंट कंपनी में वास्ता नहीं है? क्या आप हमारी कंपनी के जनरल मैनेजर के साथ आज हुए अफेयर को रिपोर्ट कर सकते हैं? नो प्रॉब्लम। बहुत ही कम ऐसा होता है कि भाभी ने अपने भाई से मदद मांगी हो। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, इसे खुद पर शहराम की घूर की तपिश महसूस हुई। उसने चोर नजर इस पर डाली। इस वक्त इसका मुंह बना हुआ देखकर जेर लब मुस्कुराया, फिर अपनी नाक की नोक खुजाते हुए इसे चिढ़ाने को बोला। भाभी, आप अपने शोहरे नामदार को मदद के लिए क्यों नहीं बुला लेती? इनको? आफरीन की हैरान आवाज उभरी। वो ऐसी चीजों को डील करना नहीं जानते। आपको नहीं पता कि मैनेजर काफी शैतान और चालाक शख्स है। मुझे डर है शीश भाई, वो शहराम के लिए मुश्किलात ना पैदा कर दे। ये नहीं जानता कि ऐसे काम हैंडल कैसे किए जाते हैं। शहराम सूरी तो वो शख्स है जिसके हुक्म और इशारों पर सबसे बड़ी ताकतवर मीडिया चलती है और वो ही नहीं जानता। शेष इब्राहिम आफरीन की मासूमाना बातें सुनकर वाकई लाजवाब हुआ था। हंसी भी आ रही थी। तो क्या आपको अपने भाई के लिए डर नहीं लगा कि मैनेजर मेरे लिए मुश्किल पैदा कर सकता है? उसने मासूमियत से मुंह बनाया, जिस पर शहराम ने तेज घुरी दी, फिर सर फाइल में झुका दिया। इस वक्त शीश शहराम के ऑफिस में बैठा था। नहीं, वो आपके लिए मुश्किल नहीं खड़ी कर सकते, क्योंकि क्योंकि आप मेलबोर्न के ताकतवर खानदान से हैं ना। वो चहकी। अगर आपने मेरी मदद की, तो मैं आपसे वादा करती हूँ, मुस्तकबिल में ऐसी कंपनी आपसे मुकम्मल ताउन करेगी और मेलबोरियन के नंबर 1 पोज़ीशन पर आपका ख़ानदान ही होगा। जाफ़र यास्तानी को ये मौका नहीं मिल सकेगा। ओहो! आप अच्छी तरह जान गई हैं भाभी कि मुझे कैसे इस्तेमाल करना है। शीश ने शहराम को देखकर आँख मींच की। ऐसा मत कहें शीश भैया, आप शहराम के दोस्त हैं, इसीलिए हम सब एक ही फ़ैमिली है ना। शीश ये सुनकर बमुश्किल अपने कहकहे का गला घोंटा।
ठीक है, आप सही कहती हैं भाभी। उसने मुस्कुराहट दबाई, जबकि आंखें शरारत से चमक रही थीं। फोन रखते ही शीश काफी देर तक हंसता रहा, इतना कि आंखों में पानी आ गया, जबकि शहराम दांत पर दांत जमाए उसे खुशगमीन खुशगमीन नजरों से घूरता रहा। आफरीन भाभी वाकई बहुत फनी है। जो भी उन्होंने कहा काफी हंसने जोगा था। मैं तो एवं इनके लिए फिक्रमंद हो रहा था कि कंपनी की चार्ज संभालना इनके लिए मुश्किल ना खड़ी कर दे। लेकिन अमेजिंग, अब मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं। भाभी खुद काफी बुर्दबार और समझ वाली हैं। अच्छा, क्या तुम जानते नहीं कि आखिर ये औरत किसकी है? शहराम फखर से मुस्कुराया, लेकिन फिर अचानक से ही एक ख्याल आते उसने बेजार कुन नजरों से शीश को नहारा। शीश का चमकता चेहरा शहराम की नजरों से एकदम बुझ गया। क्या तुम मुझसे जेलस हो रहे हो? क्या आफरीन भाभी ने अपने शौहर की बजाय भाई को मदद के लिए पुकारा है? कम ऑन, वो सिर्फ तुम्हारा ख्याल कर रही है कि कैसे तुम्हें इस शैतान शख्स से महफूज रखे। भाभी परेशान थी कि जनरल मैनेजर उसके शौहर के लिए मुश्किल ना खड़ी कर दे। मुझे तो ये सुनकर तुमसे हसद हो रहा है, मेरे भाई। आह! शीश ने आखिर में आह भरी थी, जिस पर शहराम कुछ सोचकर मुस्कुराया। ये उसकी जिंदगी का पहला मौका रहा कि एक औरत उसकी हिफाजत करने की कोशिश कर रही थी। उसकी हिफाजत के लिए परेशान हो रही थी। इसको को कहीं कहीं तकलीफ ना पहुंचाए, ये सोचकर इससे वो बात छुपा रही थी। हाउ इंटरेस्टिंग। तुम सही कहते हो यार। उसने ये तक कहा कि वो मेरा ख्याल रखेगी। वो मुस्कुराए गया। होंठों से मुस्कुराहट जुदा ही नहीं हो रही थी, जबकि कुर्सी से टेक लगाए जहन में मुसलसल अपनी मासूम बीवी के अल्फाज घूम रहे थे, जो वो इसकी हिफाजत के लिए शीश से बोल रही थी। इसकी बात पर शीश ने उसे घूरा। शर्म तो नहीं आती तुम्हें शहराम के बच्चे? इतने अमीर शख्स होते हुए भी एक कमजोर औरत से ये तवक्को कर रहे हो कि वो तुम्हारा ख्याल रखे, तुम्हारे लिए परेशान हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक मेरी बेगम को ये पसंद आता है, बस वो खुश रहे कि वही मेरा ख्याल रख रही है। बाय द वे, आबिश इस्तानी अब कैद में है। यकीनन इसकी अच्छी खिदमत हो रही होगी। शहराम की आंखों में सदपन गहरा होने लगा। अब वक्त आ गया था। आबिश इस्तानी की वजह से आफरीन को जितनी भी तकलीफें और जितने भी दुख पहुंचे थे, वो सब उसे जेल की कैद में भुगतने पड़ेंगे। दूसरे दिन जनरल मैनेजर की बीवी के हाथों धुलाई वाली वीडियो क्लिप मीडिया पर अच्छी खासी गर्दिश कर रही थी। जनरल मैनेजर अच्छा खासा हवास पाख्ता हो गया। खौफ से इसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। इस वीडियो क्लिप ने इसकी रेपुटेशन काफी नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा डुबो दी थी। समझ लो, वो तबाही के किनारे पर पहुंचकर बस हवा में मौलिक था। साथ ही सुबह के अखबारात में भी फोटोज के साथ ये कैप्शंस भी लगा कि मैनेजर साहब ने बुढ़ापे में खुफिया तौर पर मिस्ट्रेस रखी हुई थी, जिसकी खबर पर बेगम से अच्छी खासी छित्रोल। अब ऐसे कंपनी की चेयरवुमन की ऑफिस में आओ, तो मैनेजर गुस्से में नथने फुलाकर अखबारात उसके आगे फेंकते धाड़ रहा था। ये ये सब तुमने किया है ना? तुमने ही अखबार में तस्वीर भेजी हैं और तुमने ही मीडिया पर वीडियो क्लिप शेयर किया है। ये तुमने किया है। मुझे नहीं पता आप किसके बारे में बात कर रहे हैं मैनेजर साहब। आफरीन ने कुर्सी की पुश्त पर टेक लगाई और तासुब से उसे देखकर निचला होंठ थोड़ा बाहर निकालकर शान ने लालमी में उचकाए। वैसे मुझे आपसे ऐसी तवक्को नहीं थी कि आप ऐसे आदमी निकलेंगे। बहुत मायूस किया आपने। आपके इस अजीम कारनामे की बदौलत मेरी कंपनी की रेपुटेशन बुरी तरह बर्बाद हो रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मुझसे इस कदर गुस्ताखी से बात करने की, यू बिच। ये मत समझना कि मैं कुछ नहीं जानता कि इस सब के पीछे तुम हो। क्या समझती हो? क्या समझती हो तुम कि इतनी आसानी से मुझे बेवकूफ बना लोगी, हाँ? वो गुस्से में आपे से बाहर होकर आफरीन को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा गया था, लेकिन तारिक ने पीछे से उसे खींचकर दूर किया, जिस पर वो बुरी तरह धाड़ा। यू बिच, छोड़ो मुझे। आफरीन ने सुकून से इंटरकॉम डायल किया और सिक्योरिटी को अंदर आने के लिए कॉल की। सिक्योरिटी गार्ड 1 मिनट से भी कम वक्त में आए थे। इस शख्स को बाहर खींच कर ले जाओ। मेरे ख्याल से इस शख्स का दिमाग खिसक गया है। ऐसे शख्स का मेरी कंपनी में कोई काम नहीं। आफरीन जिस्तानी, सिर्फ इंतजार करो। देखना मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। वो वही तबाही बकने लगा। धमकियां देता रहा। सिक्योरिटी गार्ड्स उसे धक्के देते बाहर ले गए। इसके जाते ही डिप्टी डायरेक्टर वासिफ साहब घबराते हुए पेशानी से पूछते धड़कते दिल के साथ अंदर आए। आफरीन से सामना होते इनका दिल खौफ से भर गया। बज़ाहिर उम्र में छोटी और न तजुर्बेकार नजर आने वाली ये लड़की हकीकत में काफी खतरनाक थी। जनरल मैनेजर के साथ साथ बाकी बहुत से अफराद ने भी उसकी उम्र से धोखा खाकर उसे कम ही समझ लिया था।
हालांकि इसकी जनरल मैनेजर के साथ की गई कार्रवाई के बायस अब सभी अंगश्त बदनदार थे। हालांकि किसी के पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन सभी समझ गए थे कि सबके पीछे आफरीन यस्तानी का शातिर और जहानत से भरपूर दिमाग है। डिप्टी मैनेजर वासिफ साहब, जानती हूँ कि आप निहायत बासलाहियत और काबिल शख्स हैं। ये और बात है कि आपको हमेशा जनरल मैनेजर ने दबा कर रखा हुआ था। आप वाकई काफी अनकंफर्टेबल महसूस करते होंगे। सही कहा। आफरीन ने पर्सनली उठकर इसको पानी का ग्लास दिया। डिप्टी मैनेजर ने एकदम अपनी पेशानी से पसीना खुश्क किया और पानी उठाकर खटाखट पी गया और आफरीन को तजबजब से देखने लगा। लेकिन जनरल मैनेजर 10 साल से जायद अरसा तक इस कुर्सी पर रहा है। कंपनी में बहुत से लोग उसके अहकामात पर अमल करते हैं और इस तरह बहुत से डायरेक्टर भी उसके मतीह हैं। वो हिचकिचा रहा था। हम्म मैं आपको एक हफ्ते तक सोचने का वक्त देती हूँ। फैसला कर लें। आप आसमान की बुलंदियों पर पहुंचना चाहते हैं या सारी उम्र जनरल मैनेजर के घुटने पकड़कर गधे रहना चाहते हैं? आफरीन बिना इधर-उधर की किए सीधा मुद्दे पर आई थी, जिस पर डिप्टी मैनेजर का दिल स्पीड से धड़-धड़ करने लगा। आंखों में चमक आई। ठीक इसी वक्त आफरीन की सेक्रेटरी परेशानी से इजाजत लेकर अंदर आई। चेयरमैन, जनरल मैनेजर को कंपनी के गेट के बाहर लोगों ने हजूम ने बहुत मारा है और इस कदर मारा है कि वो खूनम खून हो गया है। गार्ड्स ने उसे बमुश्किल छुड़वाकर हॉस्पिटल भेजा है। डिप्टी मैनेजर ने चौंक कर आफरीन को देखा, जो ये सब बहुत सुकून से सुन रही थी। डिप्टी मैनेजर की टांगें खौफ से कांपने लगी। बस, जैसे अगली बारी इसकी होगी। मुझे आपकी ऑफर कबूल है। वो जल्दी से बोल पड़ा। गुड, वेरी गुड। मुझे आपसे अच्छे फैसले की ही तवक्को थी। आप वाकई काफी अक्लमंद शख्स हैं। अब आज से आप जनरल मैनेजर की जगह संभालेंगे। ठीक? आफरीन की कुछ कुछ जताते हुए सर्द लहजे पर उसने बौखलाकर जल्दी से सर अस्मात में हिलाया। इस वक्त तारिक को अपनी मालकन का अंदाज हूबहू शहराम जैसा लगा। वो जब काम कर रहा होता था तो बिल्कुल इसी तरह सर्द मिजाज शख्स बन जाता था। संगदिल, जो सामने वाले की हवास अपने सर्द अंदाज से ही खता कर देता था। डिप्टी मैनेजर के जाने के बाद आफरीन के चेहरे पर तासुफ ही तासुफ बिखर गया, जैसे उसे अपने किए पर अफसोस हो, मलाल हो। इस तरह के काम इसका मिजाज नहीं थे, लेकिन वो मजबूर थी। मेरी वजह से ही जनरल मैनेजर को लोगों ने मारा था। तारक भैया, क्या आप भी समझते हैं मैं जालिम हूँ? कुर्सी पर थके थके अंदाज में बैठते हुए जैसे खुद से बोलने लगी। नहीं मालकन, तारिक ने मुअद्दब अंदाज में सर झुकाया। अगर आप ऐसे लोगों के लिए बेरहम नहीं बनेंगी, तो इन जैसे बाकी भेड़िया सिफ्त लोग में से कैसे मुकाबला कर सकेंगी? यहाँ तक कदम 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 पर ऐसे भेड़िया नुमा इंसान भरे पड़े हैं। इसकी बात पर आफरीन सोच के समंदर में डूब गई। हम्म सही कहते हैं आप। ऐसे कंपनी पर मुकम्मल तसल्लुत जमाने के लिए ऐसा करना लाजिम है। लेकिन अब मैं अपनी नानी अम्मी का बदला लेना चाहती हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे तारिक भैया? आफरीन ने अपनी नानी पर हुआ जुल्म याद करते हुए मुठ्ठियां भींच ली थी। उसे अब अपनी नानी का बदला लेना था। ये बोझ उसके सीने पर बहुत भारी था। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही डिप्टी मैनेजर ने कंपनी की हर चीज को दोबारा से तरतीब दिया और बहुत ही एहसन तरीके से वो अपनी ड्यूटी करने लगा। जबकि आबिश यस्तानी के साथ साथ जितने लोग भी आफरीन यस्तानी के खिलाफ थे, इन सबको कंपनी से निकाल दिया गया। आबिश को बिल्कुल भी मालूम नहीं हो सका कि हिरासती मरकज से बाहर उसके साथ क्या कुछ हो गया है। लॉकअप में उसके साथ कैदी बदतरीन तशद्दुद करते थे। रोजाना इसके जिस्म पर इतनी सख्त सर्दी में ठंडा पानी डालते थे। इतने सख्त तशद्दुद ने उसकी जिल्द काफी बर्बाद कर दी थी। 7 दिन, पूरे 7 दिन आबिश यस्तानी हिरासत में रही। जाफर यस्तानी इसको बाहर निकालने के लिए पैसा पानी की तरह बहा रहा था। बलाखिर एक हफ्ते बाद उसकी रिहाई हो गई। आबिश यस्तानी को हिरासती सेल से बाहर स्ट्रेचर पर लाया गया। उसकी हालत काफी अबतर थी। इसका सूजा हुआ चेहरा और जा-बजा जख्म देखकर सालिया यस्तानी खुद पर काबू न पा सकी। उसे चिमट कर फूट फूट कर रोने लगी। आबिश यस्तानी भी माँ को अपने लिए रोता देखकर खुद भी भों भों करके जोर से रोने लगी। हाय हाय, देखो तो मेरी फूलों जैसी बच्ची की क्या हालत कर दी इस नास मारों ने। हाय खुदा गारत करे, हाय खुदा इनके साथ बुरा करे, हाय जालिमों, कैसा जुल्म किया मेरे मासूम सी बच्ची पर। इस आफरीन नागिन को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सालिया बुरी तरह बददुआएं देने लगी। इस वक्त वो एक चाहत औरत औरत लग रही थी। डैड, मॉम, आप मेरी तरफ से इनसे बदला लें। इन लोगों ने मुझे बहुत बुरी तरह मारा है। मैं आफरीन से बदला लूंगी डैड। आफरीन को नहीं छोड़ूंगी। ये कहते मुंह फाड़ कर रोने लगी। इसका चेहरा बुरी तरह से बिगड़ चुका था।
बस करो मेरी बच्ची, तुम्हारा डैड इन सबको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। सबको देख लूंगा मैं। जाफर गुस्से से फटने के करीब थे। अपने साथ खड़े शारम को झंझलाकर हुक्म दिया, इसे जल्दी अस्पताल ले चलो। जी जी जरूर। उसने जल्दी से आबिश यस्तानी को गाड़ी में लटाया। वो बैठने के काबिल नहीं थी। आबिश यस्तानी इन 7 दिनों में नहाई नहीं थी, तभी इसके वजूद से पसंद आ रही थी। सारम ने बेख्तियार नाक पर रुमाल रखकर इसकी नागवार बू से खुद को बचाने की कोशिश की। साथ ही इसमें साथ ही दिल में इसके लिए अफ़सोस भी हुआ। क्या थी ये लड़की और अब क्या हो चुकी थी? इसके बावजूद भी अकड़ नहीं गई थी। अफ़सोस। आबिश अस्पताल में डॉक्टरों पर चीख रही थी। मुझे जल्दी से जल्दी ठीक करने की दवा दो। मैं 3 दिन में ठीक होना चाहती हूँ। सुना तुम लोगों ने? सॉरी, हमारे पास ऐसी कोई दवाई नहीं जो आपको 3 दिन में ठीक करे। आपको ठीक होने में 15 दिन लग जाएँगे। डॉक्टर ने इस साई की लड़की को नागवारी से देखकर नाक सिकोड़ी। तो फिर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत ही बेकार लोग हैं यहाँ। मॉम, डैड, मुझे दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करवाएं। मैं जल्दी ठीक होना चाहती हूँ ताकि आफरीन को सजा दे सकूं। वो अपने माँ बाप पर चीखी। सारम को इसका सूजा हुआ चेहरा गुस्सा करने से और ज्यादा बदसूरत लग रहा था। आप कंपनी में वापस नहीं जा सकती हैं। आपको नौकरी से फारग कर दिया गया है। क्या? क्या कहा? हैं? उसकी आंखें बेयकीनी से फट गईं। ऐसा कैसे हो सकता है? आफरीन की इतनी हिम्मत कि मुझसे पंगा ले? इस लफंगे जनरल मैनेजर ने इजाजत कैसे दी मुझे निकालने की? वो जैसे जलते तवे पर जा बैठी थी। इसका हाल खुद अबतर है। औरतों के एक ग्रुप ने उसे कंपनी के बाहर घेर कर मारा था, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज है। अब इसकी जगह ड्यूटी पर डिप्टी मैनेजर वासिफ संभाल रहा है। कंपनी में कोई भी आफरीन के हुक्म के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। जाफर साहब दांत पीसते नफरत से बता रहे थे। इसकी आंखों में हकारत थी, बदले की आग थी। क्या मतलब? ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं आफरीन ने खुद ही तो ये हरकत नहीं की? आपने पुलिस को नहीं बुलाया डैड? आबिश तो दंग रह गई। इतनी सारी चीजें इसी एक हफ्ते में उसके पीछे हो गई थी, जिस पर वो गंग थी। क्या दुनिया इतनी तेजी से चल रही है? सारिम ने तफसील बताई। क्या यहाँ इंसाफ है? आबिश को जैसे सुनकर पागल होने की करीब थी। आफरीन बिल्कुल बदल चुकी है। ये वो आफरीन तो है नहीं जिसे हम जानते थे, जो हमारी एक डांट पर सहम जाती थी, रो पड़ती थी। ये तो कोई नया वजूद है। सालिया ने भी हैरत के साथ नफरत से भड़ास निकाली। जाफर साहब, आपको मेरी बेटी का बदला जरूर लेना चाहिए। मैं इसे तो इस टाइन को छोड़ने वाली नहीं। ऐसे कंपनी पर मेरी बेटी का ही तो हक है। इतने सालों से लग्जरी लाइफ गुजारने के बाद अब सालिया को अपने स्टेटस से नीचे नीचे गुजरना किसी तौर पर कबूल नहीं था। आखिर वो इन अमीर तबकात की बेगमात को क्या मुंह दिखाती, जिसके सामने हमेशा उसने नमूदो नुमाइश ही की थी। ये उसके लिए डूब मरने का मकाम था। शाम को ड्यूटी से ऑफ होते ही आफरीन ने ऑफिस की बत्तियां गुल की और अपना सामान समेटती लिफ्ट की तरफ आई। जब डायरेक्टर का बेटा भी लिफ्ट के इंतजार में खड़ा दिखा, उसे देखकर सलाम किया। आफरीन ने भी सर हिला दिया और लिफ्ट आने का इंतजार करने लगी। मिस आफरीन, कैसी हैं आप? कई दिन से सोच रहा हूँ कंपनी को संभालने की खुशी में क्यों ना आपको ट्रीट की दावत दूं। यहाँ करीब अजवार में बैतल बहुत अच्छे रेस्टोरेंट है। आप अगर पसंद करें तो। उसने एक स्टाइल से बाल संवार कर आफरीन के स्पार्ट चेहरे पर नजर की। आफरीन ने नासमझी से भवें उचकाकर उसे देखा, जिस पर वो झीम गया। जब से उसने चार्ट संभाला था, कंपनी के डायरेक्टर्स बहाने बहाने से कभी अपने पोतों बेटों से तारुफ करवा रहे थे। हर एक आफरीन को मुतासिर करने में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में था, और वो ये बात अच्छी तरह समझ रही थी। आपका शुक्रिया, मेरा इरादा अपने घर पे खाने का है। आफरीन ने सहूलत से इनकार कर दिया। चलें, तो फिर आपको घर छोड़ आता हूँ। डायरेक्टर इनाम के बेटे मुनीब ने हार नहीं मानी और इसकी बैग की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन तारक ने बीच में ही इसके हाथ को झटक दिया। आफरीन ने भी घूर कर देखा तो वो हिचकिचाकर अपना हाथ सहलाता बोला, आपका बैग वजनी लग रहा था तो मैं सोचा उठाकर चलूं। उसने वजाहत दी। आफरीन की सर्द आंखों में देखना बिलाशुबा बहुत मुश्किल था। सामने वाले के जिस्म में कपकपी सी तारी हो जाती थी। सबको ही पता था कि इसके बॉडीगार्ड किस तरह इसके साथ साए की तरह चिपका रहता है और किसी को भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती। अगर तुमने दोबारा से ये हरकत की तो यही हाथ टूटा हुआ लेकर जाओगे। तारिक की सर्द आवाज पर खबरदार करने पर मुनीब वही मुंजमद हो गया, लेकिन फिर अजली तफक्र ऊद कर आया। जानते हो मैं कौन हूँ? फाइन, मैं भी अपने से कम दर्जे के लोगों के मुंह लगना पसंद नहीं करता। मुनीब ने अपनी शर्मसारी छुपाई। इस वक्त लिफ्ट ऊपर आई। आफरीन तारक के साथ लिफ्ट में दाखिल हुई। मुनीब भी पीछे ही दाखिल हो गया। लिफ्ट आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगी।
کارپورٹس میں پہنچتے ہی اس نے پھر سے بات کی۔ آفرین، کیا آپ کو معلوم ہے یہاں میلبورن میں قدیم تصاویر کی نمائش لگی ہے؟ کیا آپ چلنا پسند کریں گے؟ جی نہیں، شکریہ، مجھے دلچسپی نہیں اور نہ ہی میرے پاس ایسے فضولیات کے لیے وقت ہے، آفرین نے ٹھپ سے جواب دیا۔ اس وقت آفرین کی نظر کار سے اترتے دراز قد وجود پر پڑی۔ اس کو حیرت کے ساتھ عجیب سی مسرت ہوئی۔ پورے وجود میں میٹھی میٹھی سی سنسناہٹ سی۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اس طرح وہ یوں کمپنی میں آئے گا۔ شام کے اندھیرے میں فوارے کے پاس کھڑا شاہرام اس وقت کسی سیلیبریٹی کی طرح وجی لگ رہا تھا۔ اس کے پیچھے فوارے میں جلتی نیلی اور وائلٹ روشنیاں اس کے وجود کو ماورائی لک دے رہی تھیں، جیسے ابھی ابھی کسی فیشن شو میں واک کرتے بھول کر ادھر آ گیا ہو۔ اس کے وجود نقوش اور سفید رنگت، کالی گہری آنکھوں کے اوپر کالی گھنی بھویں اور بھووں کے بیچ دو سلوٹیں اسے کافی اٹریکٹو بنا رہی تھی۔ اس کی نظروں میں منیب کو دیکھ کر آگ سی جلی تھی۔ ارے شامی، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ آفرین نے اسے دیکھ کر خوشی میں اس کی نظروں کا نوٹس بالکل نہیں لیا۔ بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کے بازو کو اپنے حصار میں لے لیا۔ خوشی سے اس کا انگ انگ کھنک رہا تھا۔ آفرین کی خوشی سے اس کے بازو سے چمٹتے دیکھ کر شہرام کی آنکھوں کی آگ آہستہ آہستہ کم ہو گئی۔ اس کا چھونا ہی اس کے وجود کی گرمی زائل کر گیا تھا، لیکن غصہ نہیں۔ اسے شخص پر غصہ تھا جو اس کی بیوی کے پیچھے تھا۔ وہ مسلسل اسے گھور رہا تھا۔ ایسا لگتا ہے میں غلط وقت پر آ گیا ہوں۔ شہرام کا لہجہ سرد تھا۔ آفرین نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ کون ہے آفرین یسانی؟ منیب کو یہ شخص عجیب لگا۔ اس میں سوائے خوبصورتی کے اسے اور کچھ نظر نہیں آیا۔ منیب کے پوچھنے پر شہرام دانت پیس کر خاموش رہا اور وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آفرین کیا جواب دیتی ہے۔ آفرین کیا کہہ کر اس کا تعارف کرواتی ہے۔ یہ آفرین نے مسکرا کر شہرام کا بازو پیارو حق سے تھاما۔ وہیں شہرام کا ہر عضو جیسے سماعت بن گیا۔ یہ میرا شوہر ہے۔ اس کے جواب پر شہرام کے تنے ہوئے اعصاب پرسکون ہوئے۔ مجھے آپ کے ڈیڈ کے ارادے کا اچھی طرح علم ہے مسٹر منیب، لیکن میں آلریڈی شادی شدہ ہوں اور اپنے شوہر سے بے انتہا محبت کرتی ہوں، سو مہربانی فرما کر باقی سب کو بھی انفارم کر دیجیے گا، آفرین نے بڑی خوبصورتی سے جواب دیا، جس پر منیب انگشت بدندار رہ گیا۔ اسے شہرام کسی بھی طرح سے آفرین جیسی لڑکی کے قابل نہ لگا تھا۔ اوہ، آپ کافی ذہین لڑکی ہیں اور اس کمپنی کا مالک بھی ہیں۔ میری رائے کے مطابق تو یہ آدمی کسی بھی زاویے سے آپ کے قابل نہیں لگتا، نہ ہی آپ سے میچ کرتا ہے۔ منیب کو شہرام سے عجیب سا حسد محسوس ہوا۔ یہ سن کر شہرام کی آنکھوں کی پتلیوں میں آگ سی دہکنے لگی۔ وہیں طارق کا دل کیا منیب کو ٹانگوں سے پکڑ کر الٹا لٹکا دے، جو اس کے مالک کی بے عزتی کیے جا رہا تھا۔ وہیں پر آفرین نے دانت پیسے۔ آپ کے مشورے کا شکریہ، لیکن میں اپنے شوہر سے محبت کرتی ہوں، وہ بھی بے انتہا۔ یہی ایک شخص ہے جو میرے قابل ہے اور کوئی اس قابل نہیں ہو سکتا۔ آفرین رکھائی سے کہتی شہرام کو بازو سے پکڑتی اپنی گاڑی کی طرف بڑھی۔ پیچھے سے منیب چلایا، آپ بالکل بھی نہیں جانتی کہ آپ کے لیے بہتر کیا ہے۔ لیکن آفرین نے اپنے کان لپیٹ لیے، جبکہ طارق کا دل کیا وہی رکھ کر دو جھانپڑ مار دے، لیکن شہرام کی گھور پر اس نے اپنی خواہش کو قابو پا لیا۔ آپ غلط فہم مت ہونا، میں صرف اس شخص کو خود سے دور کرنا چاہ رہی تھی، گاڑی کے قریب آتے آفرین نے شہرام کو کہا، جس پر شہرام جو کچھ دیر پہلے اس کے اس قدر حق جمانے پر خوش فہم ہوا تھا، وہیں اس کے دوسرے الفاظ پر حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ کون سی غلط فہمی کی بات کر رہی ہو؟ اس کی بھویں سمٹ گئیں، آنکھیں چھوٹی کر کے آفرین کو گھورنے لگا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ ٹھیک ہے کہ اس کے جذبات آج شہرام کے لیے بے انتہا محبت کے احساسات سے خالی تھے، لیکن آفرین کو یہ سچ اس کے منہ پر کہنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ اس کی خاموشی پر شہرام نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر اس کے لیے گاڑی کا پچھلا دروازہ وا کیا۔ بیٹھ جاؤ، لیکن اس کا لہجہ کافی اسپاٹ تھا۔ شاید اسے آفرین سے اتنا سچ سننے کی توقع نہیں تھی۔ کار مین روڈ پر آئی۔ آفرین سے اسے خاموش دیکھ کر کافی کنفیوز سی اسے ترچھی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جو بالکل چپ سا شیشے کے پار دیکھ رہا تھا۔ ام کیا آپ نے کھانا کھا لیا؟ آفرین نے کھنکھار کر گھٹی گھٹی آواز میں پوچھا، لیکن شہرام نے مختصر نہیں کہا۔ در حقیقت اس کے پیٹ میں بھوک سے چوہے دوڑ رہے تھے۔ کیا آپ نے لنچ نہیں کیا تھا؟ آفرین نے پھر سے بات دہرائی۔ نہیں، تمہیں یہ بات اچھی طرح پتہ ہے کہ آفس کے کھانے کا ٹیسٹ مجھے پسند نہیں۔ شہرام نے ایک گہری سانس بھری، پھر مسکراتے اسے دیکھا۔ ویسے کافی عرصہ ہو گیا کہ تم نے میرے لیے کوکنگ نہیں کی، جب سے بزنس سنبھالا ہے۔ اس کے لہجے میں شکایت پر آفرین کو اپنی لاپرواہی پر غصہ آیا۔ واقعی اس نے شہرام کے لیے بالکل نہیں سوچا کہ آیا وہ کھا بھی رہا ہے یا نہیں۔ سوری، کل سے میں لنچ بنا کر آپ کے آفس لاؤں گی، اس نے تلافی کے لیے وعدہ کیا۔
क्या तुमने मुझे स्टूडेंट समझ रखा है? शहराम ने उसे घूरा। ये क्या बच्चों की तरह मेरा लंच बनाकर ऑफिस लाओगी? तो फिर? आफरीन लाजवाब हुई। मैं चाहता हूँ जब मैं ऑफिस से शाम को थका हारा घर आऊँ तो मेरे लिए मेरी बीवी खाना पकाए। वैसे एग्रीमेंट जला देने के बाद तुम बहुत बेईमान हो गई हो। शहराम ने उसे शर्म दिलानी चाहिए और आफरीन को वाकई अपनी गलती का एहसास हो गया था। जब से कंपनी संभाली थी, शहराम की तरफ से गाफिल हो गई थी। आज रात मैं आपके लिए ज़रूर पकाऊंगी। आफरीन ने इसके हाथ को अपने हाथ में लेकर वादा किया। फिर अचानक ही खिड़की से बाहर नजर पड़ते चीखी, रोको रोको, गाड़ी यहीं रोको। उसने हाथी को चीखकर गाड़ी रोकने का कहा। शहराम ने उसे नासमझी से देखा। क्या मतलब? मेरा दिल चिकन विंग्स खाने का हो रहा है। प्लीज शामी। आपनी ने लाड़ से शहराम का बाजू थाम कर आंखों में बच्चों जैसी चमक लिए कहा। पागल तो नहीं हो गई हो तुम? शहराम ने नागवारी से डांटा। पता भी है यहाँ गंध ही मिलता है। अपने साथ मुझे भी बीमार करोगी क्या? हमें चढ़ाकर खफा लहजे में उसे साफ इनकार किया, जिस पर वो बुरी तरह मचली। आप यहाँ पर गलत हो शामी। ये जो सारी दुनिया केएफसी में खाने आती है, सारे पागल तो नहीं है ना? देख लें, इन लोगों की वजह से ही तो रेस्टोरेंट्स का बिजनेस चल रहा है ना? प्लीज शामी, चले ना, मुझे चिकन विंग्स खाने हैं। इसके बाजू से लिपटते लाड भरे लहजे में फरमाइश की। अब जबकि एग्रीमेंट को वो जला चुकी थी, अब वो शहराम से कोई भी ख्वाहिश बतौर महबूबा के मनवा सकती थी। और शहराम पर वाजिब था कि महबूब बीवी की फरमाइश माने। उसके पास सवाए मान जाने की और कोई राह नहीं बची थी। सो रोड किनारे गाड़ी रुकवा दी और दोनों हमकदम होकर केएफसी में दाखिल हुए। लेकिन अंदर दाखिल होते ही बेतहाशा रश की वजह से शहराम को अजीब सी घुटन का एहसास हुआ, क्योंकि वहां एक भी टेबल खाली नहीं थी। चारों तरफ निगाह घुमाते अचानक आफरीन की आंखों में चमक सी आई। वो देखिए, ये जोड़ा जाने वाला है, जल्दी चलो, इससे पहले कि इस टेबल पर कोई और आकर बैठ जाए। आफरीन खुशी से चिल्लाई। मैं नहीं जा रहा। शहराम ने नागवारी से वहां देखकर मुंह बनाया, क्योंकि वो टेबल खाली प्लेट्स, मुड़े तुड़े टिश्यूज और डब्बों से आलूदा थी। उसे उबकाई सी आई। मैं कुछ नहीं जानती, बस जाना है तो वहीं पर जाना है। अगर आप नहीं चलेंगे तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। आफरीन ने बच्चों की तरह पैर पटके। इसके माकूल तरीके ने शहराम को लाजवाब कर दिया था। मजबूरन वो इसके साथ बढ़ा और टेबल पर अपनी जिद्दी बीवी के लिए जगह बनाई। आफरीन मुतमईन होकर काउंटर की तरफ बढ़ी ताकि ऑर्डर दे सके। 10 मिनट बाद फैमिली पैक के साथ आई, जिसमें फ्राइज, स्पाइसी चिकन बर्गर्स और आइसक्रीम थी। आप ये चिकन बर्गर खाकर देखें, कितना यमी है। हम्म। आफरीन ने बैठते ही बॉक्स खोलकर उसके आगे किया। केएफसी की इस किस्म की चीज़ों में बड़ी मिकदार में जहरीले अज्जा शामिल होते हैं, क्योंकि इनमें अक्सर ताज़ा नहीं बल्कि बासी चिकन शामिल होता है। आज के बाद तुमको इस किस्म का खाना खाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। समझी? तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो ऐसी फजूल चीज़ों पर जिद करो। शहराम ने नरमी से समझाया, हालांकि इसके लहजे में इन चीज़ों के लिए नागवारी साफ झलक रही थी। आफरीन इस पर बहस करके उसे परेशान नहीं करना चाह रही थी। उसने अपना सर नीचे किया और चिकन विंग्स को उठाकर टमाटो केचप में डिप करने लगी। चिकन विंग्स ताज़ा थी और इसका जायका भी बेहतरीन था। इसलिए उसने ये पीस शहराम के मुंह के आगे किया और उसके मुंह में डाल दिया। शहराम ने गुस्से से उसे घूरा। ये क्या तरीका है? आफरीन ने प्यार से उसे आंख देखकर आंखें छोटी की। क्या आप मेरे महबूब शोहर नहीं हैं? प्यार में एक दूसरे का जूठा खाने से मोहब्बत बढ़ती है, ये सुना है मैंने। वैसे सामने इस जोड़े को देखे, कैसे एक दूसरे के मुंह में डालकर खिला रहे हैं। आफरीन के लहजे में हसरत थी। शहराम ने मुंह में डाले विंग्स पीस को खाते हुए उधर देखा, जहां एक नौबहता जोड़ा एक दूसरे के मुंह में नवाले बनाकर खिला रहा था। लड़की के चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट खिल रही थी। शहराम दंग रह गया। क्या इसकी बीवी इससे ऐसा बिहेवियर चाह रही है? मेरा भी दिल करता है, हम भी ऐसे ही मोहब्बत हो हमारे में। आप मुझे खिलाएं, मैं आपको। हाँ। उसके लहजे में हसरत थी। बकवास बंद करो। शान ने शान ने खफ्त से दांत पीसते हुए उसके हाथ से बकिया चिकन विंग्स लिया और उसे काट लिया। इस वक्त उस अब भी बिल्कुल नहीं समझ सकता था। वो उसकी बात मानती थी, लेकिन अब इसमें इतनी गहरी तब्दीली क्यों आई थी? इसके साथ नरमी बरत कर क्या वो गलत कर रहा था? वो समझ नहीं पा रहा था। इसके बाद उसने बच जाने वाले फ्राइज, बर्गर्स और यहाँ तक कि आइसक्रीम भी खत्म की। रेस्टोरेंट से बाहर आते ही आफरीन ने लाड से इसका बाजू हिसार में लिया। आपका शुक्रिया शामी। मुझे आज आपके साथ खाना खाते बहुत मजा आया। शहराम सिर्फ सर हिलाकर रह गया। इसकी बेबी की ख्वाहिश बच्चों जैसे थी। कम से कम उसे तो ये सब अजीब लगा था। गाड़ी में बैठते ही आफरीन ने करीब होकर उसके गाल पर प्यार दिया। शहराम की आंखों का रंग ही बदल गया। इस पर जैसे मधोशी छाने लगी। सिर्फ इतनी सी कुर्बत पर भी उसकी सांस चढ़ गई थी।
उसने अपनी खूबसूरत घनी भवें उचकाकर लब भींच लिए। तो तुम मुझे इस तरह इस मामले को भुलाने की कोशिश कर रही हो ना? डू यू नो कि आज पहली बार मैंने केएफसी में कदम रखा था? मैं आज से पहले ऐसी जगहों पर खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं करता। खुद को सँभाल कर उसे डाँटने लगा। आफ़रीन को भी एहसास हो गया कि शहरैम ने इसका दिल रखने के लिए अपनी आदत के खिलाफ काम किया है। इसका दिल पलटा था, मोहब्बत से भर गया था। ये एहसास ही बहुत प्यारा था कि कोई आपके लिए अपनी रूटीन बदल डाले, कोई आपकी खातिर खुद में थोड़ी-सी नरमी लाए। ये एहसास शहद जैसा मीठा-मीठा था। तो क्या आप इससे मुतमईन नहीं हुए? आफ़रीन ने अपनी गुलाबी होंठ दाँतों तले दबाया। फिर शहराम के मुतवज्जा होने पर अपनी सलोर बाहें उसके गले में हमाल की। फिर शर्मीले चेहरे से इसके गाल पर दूसरी किस दी। इस बार शहराम ने भी तकलीद करने में देर नहीं लगाई थी।